हेलो एवरीवन, मैं धीरज दाइमा सूरज स्कूल से आज आपको समास के बारे में बता रही हूँ। ये टॉपिक जो है ये 6 to 12 क्लासेस में यूज़ होता है। उसके साथ में जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी समास का प्रयोग होता है, समास आता है। तो समास सबसे पहले है क्या चीज़? समास होता है दो समीपवर्ती शब्दों का मेल। देखिए, संधि इससे पहले हमने किया था, तो संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों का मेल। संधि क्या होता है? समीपवर्ती वर्णों का मेल। मेल मीन्स मिलना। और समास क्या है? समीपवर्ती शब्दों का मेल, उसे समास कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसे कहेंगे संक्षेपीकरण इति समास, अर्थात जिससे संक्षेप किया जा सके, जिससे किसी भी शब्द को, जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको छोटा करके लिखा जा सके। जैसे लिखा हुआ है रसोई के लिए घर, तो इसको हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं रसोई घर। तो इस प्रकार से इसे संक्षेप कर दिया गया, संक्षेपीकरण किया गया है, यही समास है। इसकी जरूरत क्यों होती है? भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द, जब हम अपने पांडित्य को, अपने गुणों को, अपने ज्ञान को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम समास का प्रयोग करते हैं ताकि वो पांडित्य को दिखाया जा सके। इसमें क्या होता है? एक से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण। जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया कि रसोई घर है, तो रसोई के लिए घर, उसे हम यदि इकट्ठा कर देंगे तो वो बन जाएगा रसोई घर। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, राष्ट्रपति का भवन, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। गो मीन्स गाय, गाय के लिए शाला, गौशाला। तीन रंगों का समाहार तिरंगा। समाहार मीन्स होता है इकट्ठा, समूह। जहाँ पर समूह की बात की जाए वहाँ समाहार, तीन रंगों का समाहार तिरंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो समास होता है उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद, जब हमने किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को इकट्ठा करके लिख दिया है, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वो क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनाने की प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ शब्द है राष्ट्रपति भवन, तो ये हमारे पास में एक शब्द ये बनाओ इकट्ठा करके रखा है। जैसे हम तिरंगा लेते हैं, तिरंगा को यदि हम अलग करके लिखेंगे, किसी समस्त पद से शब्दों को अलग करके लिखना, तीन रंगों का समाहार। तो किसी समस्त पद से शब्दों को अलग करके लिखना, इस प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह मीन्स अलग करके लिखना। जब हम किसी समस्त पद से शब्दों को अलग करके लिखते हैं तो उसके लिए दो हमें पद प्राप्त होते हैं, दो पदों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से दो पदों की प्राप्ति होती है? जैसे यहाँ पर है तिरंगा, तो तीन रंग, ये दो पद, तीन शब्द, एक पद हो गया है, इसे हम पहला पद कहेंगे, और रंग जो है ये दूसरा पद हो गया है। तो किसी भी समस्त पद को जब हम अलग करके लिखते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, और जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। पहला पद अर्थात पूर्व पद, और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। एक बार इसको रिपीट कर रही हूं। किसी समस्त पद से शब्दों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसकी हमें आगे चल के जरूरत होगी कि हम किस प्रकार से पूरे जो जितने भी समास हैं सभी में हमें इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बताया है समास का विग्रह, जैसे अभी मैंने पहले समझा दिया है उसको, फिर मैं उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि समस्त पदों को अलग करना
तथा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना या संबंध स्पष्ट करना उसे समास का विग्रह कहते हैं। जैसे पाठशाला, और हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला। इस विग्रह करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। पाठ यहाँ पर पहला पद है, पूर्व पद है, और शाला यहाँ उत्तर पद है, बाद वाला पद है। जब हम किसी समस्त पद को विग्रह करते हैं तो बीच में कुछ योजक चिन्ह, ये जो बीच में कुछ विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। आप लोगों ने कारक चैप्टर पढ़ा होगा, तो कारक में आपने पढ़ा है जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हेरे अरे। तो जो हमने कारक चैप्टर पढ़ा, अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने कमेंट वगैरह में डाल दे कि यहाँ पर कुछ ये, अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है, या फिर आप के लिए हम बाद में दोबारा से एक और चैप्टर लाएंगे, अभी पद परिचय चैप्टर, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कारक क्या होता है और कारक के बारे में सारी बात बताऊंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो बीच में कुछ विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। इन विभक्ति चिन्हों से हम उस समास की पहचान कर सकते हैं कि वहां पर कौन सा समास है। अब यहाँ पर समास के भेद कितने हैं? समास के 4 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बिल्कुल आसानी से हम इन्हें समझ सकते हैं, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है। आप ध्यान से सुनते रहें बस इसको, और जब आपको अगर बीच में कहीं पे दिक्कत हो रही है, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि उसको बाद में आप रिवाइज कर सकें। तत्पुरुष समास जो होता है, ये सबसे पहले इसके 6 भेद होते हैं और 2 उपभेद होते हैं। सिर्फ ये देखने में ही बड़ा मुश्किल सा लगता है कि अरे 6 भेद हैं और 2 उपभेद हैं, बहुत बड़ा सा होगा, लेकिन जब आप लिखेंगे, इसको आप करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। देखिए मैंने इसको 1 नंबर पर लिखा है, अव्ययीभाव समास को। इसको 1 नंबर पर लिखने की वजह क्या है कि कई बुक्स में तो इसको पीछे भी दिया जाता है, कहीं पर कुछ भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 1 नंबर पर इसलिए लिखा है इसको ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि 1 नंबर पर लिखा है मतलब पहले पद की प्रधानता है, पूर्व पद की प्रधानता है। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय, अब ये अव्यय क्या होता है? ए मीन्स बिना और व्यय मीन्स खर्च करना। जिस शब्द में लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास है लड़का शब्द, इसका यदि हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की। अगर इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के। लेकिन यदि हमारे पास में है आज शब्द, आज शब्द का हम लिंग बदलते हैं तो क्या हम इसका लिंग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या हम इसका वचन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो ऐसे शब्द जिनको हम लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदल सकते, ऐसे शब्द अव्यय शब्द होते हैं। तो जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग हो। अब ये उपसर्ग क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ शब्द है अनुपस्थित। अनुपस्थित शब्द में 2 शब्द मिले हुए हैं, कौन कौन से? अन और उपस्थित। तो ये जो अन शब्द है, यहाँ पर जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले लगता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, तो ये है प्रीफिक्स। और जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, वो प्रत्यय होते हैं, उसे सफिक्स कहते हैं। ये प्रीफिक्स है। अब उपसर्ग है तो ये इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप डेफिनेशन भी नहीं समझते तो आपको ये एग्जाम्पल्स ही अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग होता है
और उसी की प्रधानता होती है वहां अव्ययीभाव समास होता है। जैसे सपरिवार, तो यहाँ पर स जो है ये उपसर्ग हो गया और परिवार के साथ शब्द अव्यय हो गया। अगर हम के साथ का लिंग और वचन बदलेंगे तो हम इसका लिंग और वचन नहीं बदल सकते, इसलिए यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो इसका मतलब ये सपरिवार उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो परिवार के साथ, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। जैसे बेशक, शक के बिना, तो के बिना शब्द यहाँ पर अव्यय है। जैसे यथाशक्ति, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो यथा शब्द उपसर्ग भी है और के अनुसार शब्द जो है ये अव्यय है, तो हो गया यहाँ पर अव्ययीभाव समास। जैसे समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत, तो क्या हो गया, इसका जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा आ समुद्र। इसमें आ जो है ये उपसर्ग हो गया है और पर्यंत शब्द यहाँ पर अव्यय हो गया है, इसलिए यहाँ अव्ययीभाव समास है। बिल्कुल आसान है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष समास। मैंने इसको दूसरे नंबर पर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें आप डेफिनेशन बना सकते हो। जिस समस्त पद में दूसरे पद की प्रधानता हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, और दोनों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं यानी कि विभक्ति चिन्ह, जैसे अभी मैं जो सारे एग्जाम्पल बताऊंगी इसके, आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझते जाएं, समझ में आ जाएगा। और जो ये विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। जैसे है कर्म तत्पुरुष, तो उसका कर्म तत्पुरुष का क्या पहचान होती है, जिस समस्त पद का अगर हम विग्रह करेंगे तो बीच में को विभक्ति चिन्ह आ जाएगा। जैसे है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष, जिस साधन की सहायता से, जिस चीज की सहायता से काम किया जाए वहां करण तत्पुरुष होता है। जैसे है भयाकुल, भय से आकुल, भय से या के द्वारा जिस चीज की सहायता से। यहाँ पर जैसे है अगर हम यूं कहें कि इसके बाद में है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये द्वारा शब्द यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर तत्करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद में है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में सत्याग्रह, जिस समस्त पद में विभक्ति चिन्ह को के लिए आ जाएंगे वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। उसके बाद में है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जैसे हमने करण तत्पुरुष में देखा जिस चीज की सहायता से, यहाँ पर से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, उसी तरीके से अपादान तत्पुरुष में है, इसमें भी से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होगा, लेकिन यहाँ किसी चीज का दूसरी चीज से अलग होने का भाव होगा। तो जहां पर किसी चीज का दूसरी चीज से अलग होने का भाव हो, जैसे गुणों से रहित, गुणहीन, गुणों से रहित अलग होने की बात है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट अलग होना, अपादान तत्पुरुष। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, जब दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। उसके बाद में है अधिकरण तत्पुरुष, जब किसी चीज के आधार की बात की जाती है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे जल मग्न, जल में मग्न, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। उसके बाद इसके उपभेद हैं तत्पुरुष समास के। उपभेद में क्या है, बहुत आसान है, दूसरे ही पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद में एक तो विशेषण होता है,
एक पद और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि लाल पेन, हमारे पास में ये शब्द है, किसके बारे में बात की गई है? पेन के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और उसकी खास बात क्या है कि वो लाल है। तो ये हो गया इसका विशेषण। इसलिए यहाँ पर जिस समस्त पद में एक तो विशेषण मिलेगा और एक विशेष्य मिलेगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे है घन श्याम, तो घन मीन्स बादल, बादल के समान श्याम, घन के समान श्याम। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। वज्र देह, वज्र के समान देह। कपूत, बुरा है जो पूत। यहाँ तक हमारा कर्मधारय समास कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो है अगला, इसमें द्विगु समास, इसी का ही भाग है तत्पुरुष समास का, जिसमें कि अगला भाग है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची, गिनती होती है, संख्या होती है, और वो समस्त पद जो है वो समूह का बोध करवाता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिवेणी, त्रि मीन्स तीन, वेणियां मीन्स नदियां, पानी की धाराएं, तीन नदियों का समूह, समाहार, वहां हो गया त्रिवेणी, द्विगु समास। अष्टाग्रह, अष्टाग्रह मतलब 8 ग्रहों का समूह, तो 8 गिनती आ गई ना, संख्या आ गई यहाँ पर। अष्टाग्रह 8 ग्रहों का समूह, यहाँ पर द्विगु समास। पंजाब 5 आबों का समाहार, आब मीन्स नदियां, तो वहां पर द्विगु समास। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास। इसके बाद में है द्वंद्व समास। बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड का काम है कि जिस समस्त पद में दोनों समूह समान, दोनों पद समान हो। कैसे? अगर हमने यहाँ पर पाप पुण्य लिखा हुआ है, इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, यदि हम पुण्य को पहले लिख दें और पाप को बाद में लिख दें तो भी इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वैसा का वैसा ही मीनिंग रहेगा। अगर हम पुण्य और पाप कहें तो भी वही मीनिंग रहेगा, और पाप और पुण्य कहें तो भी वही मीनिंग रहेगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है कि जिस समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम इसको अलग करते हैं, तो इसके बीच में योजक शब्द लग जाता है। जरूरी नहीं है कि और ही शब्द लगे, तथा भी लग सकता है, एवं भी लग सकता है। तो किसी भी जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो उसके बीच में योजक शब्द लग जाता है। जैसे जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। लव कुश, लव और कुश। राजा रानी, राजा और रानी। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। और इसमें लास्ट जो है आज के लिए हमारा वो है बहुव्रीहि समास। बहुत आसान है। जैसे जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है दशानन, 10 हैं आनन जिसके। आनन मीन्स मुख, तो यहाँ पर ना तो 10 की प्रधानता है और ना ही मुख की प्रधानता है। किसके हैं 10 मुख? रावण के। तो यहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद अगला है चतुर्भुज। इसमें ही एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। किसकी हैं? विष्णु की। ना तो यहाँ पर 4 की प्रधानता है, ना भुजाओं की प्रधानता है, यहाँ तो विष्णु की प्रधानता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। उसके बाद में चक्र पाणी। चक्र है पाणी में जिसके। पाणी मीन्स हाथ, तो वो कौन है? विष्णु, इसलिए यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता है, बहुव्रीहि समास। मीनाक्षी, मीन मछली के समान, आंखों वाली, तो विशेष स्त्री, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु हैं माला जिसकी। माला में जिसकी, जिसकी माला में किरणें हैं, वो कौन है? सूर्य, अन्य पद की प्रधानता। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, जो कोई अमर है उसे हम कहेंगे वहां पर बहुव्रीहि समास।
कुछ खास बातें हैं, जैसे है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों एक जैसे से लगते हैं, तो उनमें हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पे उनमें अंतर क्या है। कर्मधारय समास में तो विशेषण और विशेष्य होता है और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे एक ही एग्जाम्पल है और ये दोनों में ही आता है। पीताम्बर शब्द जो है, ये अगर हम इसको ये विग्रह करेंगे कि पीला है जो अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीला विशेषण और अंबर विशेष्य, विशेषण विशेष्य की स्थिति बताई है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। दूसरा है पीताम्बर में पीला है अंबर जिसके विष्णु, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास, विष्णु की बात, अन्य पद की प्रधानता बताई है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही एक और है, जैसे कि द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और बहुव्रीहि में फिर वही अन्य पद की प्रधानता होगी। जैसे है त्रिलोचन, तो तीन लोचनों का समूह, लोचन मीन्स आंखें, अगर तीन लोचनों का समूह की बात आ गई तो होगा द्विगु समास। और अगर यूं आया कि तीन लोचन हैं जिसके शिव, वो होगा बहुव्रीहि समास। थैंक यू, हैव ए नाइस